नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं, रेस कंडीशन क्या होती है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से रेस कंडीशन को हैंडल करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेस ऐसे हों कि एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट पड़ता हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव प्रोसेस। जबकि अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क ना डाले, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझिए कि सपोज कीजिए आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हुआ, तो आपके टीचर क्या करेंगे, आपको आंसर शीट ले आके क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भाई आप लोगों में अगर कॉपी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो आके आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम सारे स्टूडेंट को प्रोसेस मान लें और टीचर को रिसोर्स मान लें, और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्या कर रहे हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर टीचर को रिसोर्स मान लें और सारे स्टूडेंट को प्रोसेस मान लें, तो ये हमारा क्या हुआ, कोऑपरेटिव प्रोसेस का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब किस पे डिपेंड है, टीचर पे। तो कोई सिस्टम में हमारे प्रोसेस कोऑपरेटिव कब बनते हैं, जब वो किसी कॉमन रिसोर्स का यूज करते हैं। कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको प्रोसेसेस यूज कर रहे हो, तो वो सारे प्रोसेस हमारे क्या बन जाते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है, जबकि इंडिपेंडेंट प्रोसेस में कुछ ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि कोऑपरेटिव प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, या रेस कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल मान रखा है जहाँ पे दो कोऑपरेटिव प्रोसेस P1 और P2 ले रखा है, जो कि किसी शेयर्ड वेरिएबल x को एक्सेस कर रहे हैं और x की इनिशियल वैल्यू हमने क्या मान ली है, 5। ठीक है, अब यहाँ P1 के पास दो इंस्ट्रक्शन है, I1 एंड I2, P2 के पास दो इंस्ट्रक्शन है, I3 एंड I4। एक चीज तो कंफर्म है कि I2 का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब I1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो, और I4 का एग्जीक्यूशन तभी होगा तो जब I3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि पहले I1 चलेगा कि पहले I3 चलेगा? नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। जिस प्रोसेस को CPU पहले मिलेगा उसका एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता कि पहले P1 चलेगा या पहले P2 चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहले I1 चल सकता है या तो पहले I3 चल सकता है। ठीक है, अब समझिए, अगर आपने I1 को कंप्लीट कर लिया, अब क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन चलेगा? तो अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई तो कौन सा चल जाएगा, I2 चल जाएगा। अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई तो कौन सा चल जाएगा, I2 चल जाएगा। लेकिन अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई तो प्रोसेस CPU किसके पास चला जाएगा, P2 के पास, और एग्जीक्यूट क्या कर देगा, I3। तो मीन्स I1 के एग्जीक्यूशन के पास बाद भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, I2 और I3 के एग्जीक्यूट होने की। अब अगर I1 एग्जीक्यूट हो गया है और I2 एग्जीक्यूट हो गया है, तो फिक्स है अगला कौन सा चलेगा, P1 कंप्लीट हो गया, कौन सा चलेगा, I3 चलेगा। ठीक है, कौन सा चलेगा, I3 चलेगा, और उसके बाद क्या चलेगा, I4 चलेगा। जबकि I1 और I3 चल जाए, पहले I1 चल जाए देन I3 चल जाए, तो फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो कंटेक्स्ट स्विच हो या तो ना हो। अगर कंटेक्स्ट स्विच नहीं हुआ तो कौन चलेगा, I4, और कंटेक्स्ट स्विच हो गया तो कौन सा चल जाएगा, I1 I3 हो चुका है तो कौन सा चल जाएगा, I2 चल जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो I2 चल जाए या तो हमारा I4 चल जाए। अब I1 I3 I2 चल गया है तो बचा कौन सा है, I4 चलेगा, और I1 I3 I4 चला है तो बचा कौन सा है, I2 बचा है, ये चल जाएगा। उसी तरह अगर इसकी बात करें, I3 के बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटी कि कंटेक्स्ट स्विच हुआ तो I2 चलेगा, और कंटेक्स्ट स्विच नहीं हुआ तो कौन चलेगा, I4 चलेगा। I3 I4 हो गया है तो फिक्स है कौन चलेगा, I1 चलेगा, फिर कौन चलेगा, I2 चलेगा। जबकि I3 I2 के एग्जीक्यूशन के बाद अगर I3 और सॉरी यहाँ पे क्या है, I3 और I1 के एग्जीक्यूशन के बाद दो पॉसिबिलिटी हैं कि कंटेक्स्ट स्विच हुआ, I3 I1 के बाद अगर कंटेक्स्ट स्विच हुआ तो कौन चलेगा, I4, और कंटेक्स्ट स्विच नहीं हुआ तो कौन चलेगा, I2। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक I2 के चलने की, एक I4 के चलने की। ठीक है, अब अगर I3 चल गया है, I1 चल गया है, I2 चल गया है, तो बचा कौन सा है, I4 चलेगा, और I3 चल गया है, I1 चल गया है, I4 चल गया है, तो बचा कौन सा है, I2 चलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं
डिपेंडिंग ऑन किस प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा। अब देखिए क्या इससे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका पहले I1 चल जाए तो x की वैल्यू कितना कर देगा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मीन्स x कितना कर देगा, 10 चल कर देगा। ठीक, फिर अगर आपका I1 के बाद I2 चल जाए तो I2 क्या कर देगा, प्रिंट x, मीन्स कितना प्रिंट कर देगा, 10। I2 के बाद अगर I3 चले तो x इक्वल टू x प्लस 2, मीन्स x की वैल्यू कितना कर देगा, 12 कर देगा। और फिर I4 चल जाए तो प्रिंट क्या कर देगा, x की वैल्यू, मीन्स कितना प्रिंट कर देगा, 12। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला चेंज चले, पहले I1 चले तो x की वैल्यू क्या करेगा, 10, फिर I3 चले, फिर I3 चले तो x की वैल्यू क्या कर देगा, 12। ठीक है, और फिर I2 चले तो I2 क्या कर रहा है, प्रिंट x कर रहा है, मीन्स कितना प्रिंट कर रहा है, 12, जबकि I4 चल भी प्रिंट कर रहा है कितना, 12। तो यहाँ देखिए रिजल्ट वेरी कर गया। सेम प्रोसेस आपका सीक्वेंस, आपने इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस चेंज किया तो पहले आपका आंसर क्या आ रहा था, 10 एंड 12, और अब आंसर क्या आ गया, 12 एंड 12। अगर इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल रिजल्ट आ सकता है। अगर I1 I3, अगर ये चलाइए I1 I3 तो I1 ने क्या कर दिया, 10, देन I3 ने क्या कर दिया, 12, फिर I4 I2, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, इसको देखिए I3 चलाइए, I3 चलाएंगे पहले, अगर पहले I3 चलाएं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2 7। फिर I1 चलाइए तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 इंटू 2 14। ठीक है, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 14। ठीक है, इसके बाद I2 I4 चलाइए या I4 I2 चलाइए तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 14 14। ठीक है, और अगर इस सीक्वेंस की बात करिए, पहले I3 चलाइए, I3 चलाएंगे तो आपका क्या आ गया, x की वैल्यू 7 हो गई। फिर I4 चलाइए तो प्रिंट क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, फिर I1 चलाइए तो कितना हो गया, x की वैल्यू 14 हो गई, और फिर I2 चलाइए तो प्रिंट क्या हो गया, 14। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। आपका 10 12 प्रिंट हो रहा, 14 14 प्रिंट हो रहा, 7 14 प्रिंट हो रहा, 12 12 प्रिंट हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट वेरी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट वेरी कर रहा है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सेम दो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों के कोड सेम है, तो क्या अलग अलग रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं रेस कंडीशन, कि आपके सिस्टम में क्या हो रही है, रेस कंडीशन जनरेट कर रही है। इंस्ट्रक्शंस के बीच में रेस लगी है, लगी है, जिसको सीपीयू पहले मिल जा रहा है उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जा रहा है। तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा कि नहीं, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज आप करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइज, ताकि आपके जब मल्टीपल प्रोसेस या कोऑपरेटिव प्रोसेस कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करें तो आपका रिजल्ट वेरी ना करे। इसको हैंडल करने के लिए जो टेक्निक्स आप यूज करेंगे वही आपका क्या बोला जाएगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, रेस कंडीशन को हैंडल करने के लिए जो आप टेक्निक्स यूज करेंगे उसी को आप बोलेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब एक लास्ट बात ये समझिए कि इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। एकदम सिंपल एग्जांपल, जैसे आप रियल लाइफ में करते हैं तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, भाई एक एक करके आओ, एक टाइम पे एक स्टूडेंट, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यही करते हैं कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को रिसोर्स एक्सेस करना अलाउ करते हैं। ठीक है, उसके लिए करेंगे क्या, लॉक एंड अनलॉक टेक्निक का यूज करेंगे कि जब कोई बंदा कॉमन रिसोर्स को यूज कर रहा है तो वो क्या कर देगा, लॉक कर देगा। अब वो लॉक कर देगा तो अब उसको कोई दूसरा कोऑपरेटिव प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, और जब उसका काम हो जाएगा तो उसको क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा। ठीक है, लॉक अनलॉक, ताकि एक टाइम पे एक ही बंदा शेयर्ड रिसोर्स का यूज करे। ठीक है, तो लॉक एंड अनलॉक हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हम मल्टीपल अप्रोचेस पढ़ेंगे, सीमाफोर्स पढ़ेंगे और पीटरसन सोल्यूशन पढ़ेंगे। सबके अपने एडवांटेज हैं, सबके अपने ड्रॉबैक्स हैं। आप भी बहुत सारे सोल्यूशंस अपने से बना सकते हैं, लेकिन कॉमन बात यही रहेगी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम करते क्या हैं, जब भी कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करेंगे तो उससे पहले लॉक लगाएंगे, ताकि जब एक प्रोसेस कॉमन रिसोर्स का यूज कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसको यूज ना कर पाए, और जब वो अपना काम करेगा बाहर निकलेगा तो सिस्टम क्या कर देगा, अनलॉक, ताकि कोई दूसरा प्रोसेस यूज कर पाए। ठीक है,
तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एंट्री सेक्शन क्या होता है, एग्जिट सेक्शन क्या होता है, रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है। थैंक यू।